गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड में हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड में जनरली में हम लोग 4 ग्लैंड जनरली 5 ग्लैंड देखते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर में, जिसमें से पहला आता है सैलिवरी ग्लैंड, दूसरा आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, तीसरा आता है पैंक्रेटिक ग्लैंड और उसके बाद में इंटेस्टाइनल और लीवर। तो यहाँ पे हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि जितने भी ग्लैंड है उसमें से हमारे नीट के अंदर में क्वेश्चन पूछता है, जो कि कभी कभी हम लोग को लगता है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है नीट के अंदर में जिसमें कि हमको लगता है कि नहीं पूछा जाएगा। जैसे सैलिवरी ग्लैंड, तो पर डे इसका कितना सिक्रीशन है, वो कितना पर डे हमारे बॉडी के अंदर में सिक्रीट करता है। तो सैलिवरी ग्लैंड के अंदर में हम लोग देखते हैं कि 1.5 लीटर पर डे सैलिवरी ग्लैंड हमारे बॉडी के अंदर में 1.5 लीटर पर डे हमारे बॉडी के अंदर में निकलता है। और आपको ये भली भांति पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी के अंदर में जितने भी डिजीज़ प्रोड्यूस होते हैं, जो कि मेडिकल फील्ड से हम लोग हैं, तो देखते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर में मैक्सिमम डिजीज़ जो प्रोड्यूस होता है उसमें से सबसे मेजर कॉज जो होता है, वो सबसे बड़ा मेजर है, वो है हमारा सैलिवरी ग्लैंड का जूस। जिसमें से क्या होता है, बहुत सारे लोग देखिएगा कि चूँकि डाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंस होता है टाइम और क्या चीज़ लेते हैं, विच इज टेक एज वेल एज इन विच टाइम। तो सैलिवरी ग्लैंड के अंदर में हम लोग जितने भी सब्सटेंस को लेते हैं कि अगर वो मास्टिकेशन अच्छे ढंग से हम नहीं किए, तो मास्टिकेशन नहीं करने की वजह से चूँकि वो आप जानते हैं कि जितने भी डाइजेशन हम लोग पढ़े हैं कि कम्प्लेक्स सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सलाइवा। तो चूँकि सलाइवा के अंदर में बहुत सारे आप कंपोजिशन के यहाँ लिस्ट दे दिए हैं, आप उसको कर लीजिएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखें कि सैलिवरी ग्लैंड के अंदर में जितने भी एंजाइम है, जो कि जैसे आप जानते होंगे टाइलिन है, एमाइलेज है, ऐसे एंजाइम क्या करता है कि हमारे बॉडी के अंदर में जो भी सब्सटेंस को हम लोग माउथ के अंदर में लेते हैं, फूड कंपोनेंट को, उसके साथ में वो मिक्सअप होता है। मिक्सअप होने के बाद मास्टिकेशन के दौरान मिक्सअप होता है। वो मिक्सअप से ही क्या होता है कि भोजन का डाइजेशन होता है। तो फर्स्ट डाइजेशन हमारे माउथ से ही होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। और सैलिवरी पर डे हमारे सलाइवा का सिक्रीशन जो होता है 1.5 लीटर पर डे होता है। उसके बाद में हम साथ साथ में ये देखते हैं कि चूँकि सलाइवा का सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा का सिक्रीशन होता है, इन सारे चीज़ों को हम लोग को जितने भी ग्लैंड आप पढ़ेंगे, पैंक्रियाज है, लीवर है, गैस्ट्रिक है, इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से जो मिक्स जहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट साथ साथ में जो जहाँ पे मिसकॉन्सेप्शन ज़्यादा बच्चों को होता है, उसमें से ये होता है, जिसमें से आता है सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड के अंदर में हम लोग को एक अच्छे स्ट्रक्चर से हम आपको बता दिए कि नेम द सैलिवरी ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्लैंड जो कि सबसे मतलब सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड इसको हम लोग मानते हैं। तो जितने भी ग्लैंड है, इन सारे ग्लैंड में से जो सैलिवरी ग्लैंड है वो डक्ट के थ्रू हमारे बॉडी में खुलता है। तो पैरोटिड ग्लैंड के अंदर में जो डक्ट होता है, जिसको कि अस्टेंशन डक्ट बोलते हैं, और अस्टेंशन और पैरोटिड ग्लैंड में साथ साथ में नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है परसेंटेज ऑफ रिलीज कितना रिलीज कर सकता है। तो पैरोटिड ग्लैंड जो करता है 20 से 30% सलाइवा का सिक्रीशन करता है, ये आपका पैंक्रेटिक ग्लैंड करता है। साथ ही साथ क्या हम लोग देखते हैं कि जो सबमैक्सिलरी ग्लैंड है, सबमैक्सिलरी जो ये सबलिंगुअल है, सबलिंगुअल के अंदर में आता है जो डक्ट है वो है रेवनस डक्ट। जो रेवनस डक्ट सैलिवरी जो सबलिंगुअल ग्लैंड है, इसमें से जो परसेंटेज ऑफ सलाइवा का सिक्रीशन होता है वो 5% होता है। तो जो सबलिंगुअल है, इसका जो नेम ऑफ डक्ट है वो है रेवनस है, जबकि परसेंटेज ऑफ इसमें रिलीज कितना है 5%। साथ ही बाद में सबमैक्सिलरी या सबमैंडिबुलर, इसका दूसरा नाम सबमैक्सिलरी है, सबमैंडिबुलर भी है, जिसमें से आपका नेम ऑफ डक्ट है वो वाटसन डक्ट है। इस वाटसन डक्ट से जो परसेंटेज ऑफ सलाइवा का सिक्रीशन होता है वो 70% होता है। नीट ऑफ पॉइंट व्यू से आपका क्वेश्चन जो रहता है वो रहता है हाईएस्ट और सबसे लोवेस्ट।
तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि सबलिंगुअल सबमैक्सिलरी में जो नेम ऑफ डक्ट है वो है वाटसन डक्ट, और इससे परसेंटेज ऑफ सलाइवा का सिक्रेशन क्या होता है, सबसे हाईएस्ट। जबकि क्वेश्चन मिक्स कंसेप्ट होता है कि हम लोग पढ़ें कि सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है वो है आपको पैरोटिड ग्लैंड के बाद में जो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो पैरोटिड ग्लैंड है। इवन कि लीवर भी है, लेकिन चूंकि सलाइवा के बारे में बता रहे हैं तो पैरोटिड ग्लैंड के अंदर में जो हम लोग देखते हैं कि ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि लार्जेस्ट ग्लैंड सैलिवरी ग्लैंड ऑफ द बॉडी, तो हम लोग पैरोटिड देते हैं। लेकिन जब पूछा जाएगा कि परसेंटेज ऑफ सिक्रीशन सबसे ज़्यादा किस में है, तब उसमें हम लोग उसका टिक आउट करते हैं सब मैक्सिलरी या सबलिंगुअल। इस चीज़ को हम लोग को मतलब अच्छे ढंग से इसको कौन सा सरना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो नेम द ग्लैंड में सबसे बड़ा जो है सैलिवरी ग्लैंड के अंदर में जो बोले कि हमारे बॉडी के अंदर में एवरीडे 1.5 लीटर पर डे सलाइवा का सिक्रेशन होता है। और चूंकि सलाइवा हमारे डाइजेशन के लिए फर्स्ट स्टेज का काम करता है, इनिशिएशन का काम करता है, जहाँ से इनिशिएशन ऑफ फूड का डाइजेशन होता है। दूसरा आता है जो आता है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड का सिक्रेशन पर डे हमारे बॉडी के अंदर में है 2 से लेकर 3 लीटर, 2 लीटर से 3 लीटर तक का पर डे सलाइवा का सिक्रेशन होता है, जो कि हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर में जो गैस्ट्रिक जूस का जो सिक्रेशन होता है हमारे बॉडी के अंदर में। क्योंकि आप जानते होंगे जब हम लोग डिटेल इसका पढ़ेंगे तो गैस्ट्रिक जूस का हमारे बॉडी में बहुत सारा इम्पोर्टेंस है। क्योंकि आप जानते होंगे कि यही गैस्ट्रिक जूस के अंदर में गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर में जो सिक्रेशन होता है वो होता है HCl का। अगर HCl नहीं रहेगा तो प्रोटीन का प्रॉपर डाइजेशन हमारे बॉडी में नहीं होगा। उसके बाद में आते हैं हम लोग पैंक्रेटिक जूस। चूँकि पैंक्रेटिक जूस का पर डे जो सिक्रेशन होता है 1.2 लीटर पर डे होता है। ये पैंक्रेटिक जूस हमारे जितने भी, चूँकि आपको पता है कि हमारे बॉडी हम लोग जो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, फैट है। तो फैट के डाइजेशन के लिए मैक्सिमम जो फैट का डाइजेशन के लिए एंजाइम निकलता है वो सबसे ज़्यादा पैंक्रेटिक जूस से निकलता है। और इसका सिक्रेशन हमारे बॉडी के अंदर में 1.2 लीटर पर डे। साथ में आते हैं हम लोग इंटेस्टाइनल जूस। जो इंटेस्टाइनल जूस हमारे बॉडी के अंदर में अप्रोक्स 1 लीटर पर डे सिक्रेशन होता है। ये इंटेस्टाइनल जूस का भी हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा इम्पोर्टेंस है। चूँकि हम लोग जितने भी ग्लैंड के अंदर में जो सिक्रेशन पढ़ते हैं, इसमें से आप देख सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर में ये जितने भी सिक्रेशन है, अगर हम प्रॉपर पानी का इंटेक नहीं करते हैं, प्रॉपर अमाउंट में हम वाटर नहीं लेते हैं, तो ये जितने भी सिक्रेशन है सारे सिक्रेशन मिनिमम हो जाएगा, जिसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर में पैथोलॉजी डेवलप कर। चूँकि हम लोग यहाँ पर फिजियोलॉजिस्ट का पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर में मेडिकल में आप पढ़िएगा, फर्स्ट ईयर के अंदर में जितने भी हैं वो जनरल में फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। सेकेंड ईयर में आप मेडिकल में जाइएगा तो आपको इसी का पैथोलॉजी पढ़ाया जाएगा कि अगर कोई भी सलाइवा है, अगर सलाइवा सैलिवरी ग्लैंड है, उसे प्रॉपर 1.5 लीटर पर डे सिक्रेशन नहीं होता है, तब पैथोलॉजी हमारे बॉडी के अंदर में क्या डेवलप करेगा। अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर में 2 से 3 लीटर का सलाइवा, अगर गैस्ट्रिक जूस का रिलीज नहीं होगा तो पर डे क्या उससे पैथोलॉजी डेवलप कर सकता है। पैंक्रेटिक जूस का नहीं होगा तो पैथोलॉजी क्या डेवलप कर सकता है। इंटेस्टाइनल जूस का होगा तो क्या पैथोलॉजी डेवलप कर सकता है। तो चूँकि गट डाइजेस्टिव ग्लैंड एक स्पेशल पार्ट ही है, आप NCERT के अंदर में देखिए एलिमेंट्री कैनाल एज वेल एज डाइजेस्टिव ग्लैंड आपको पढ़ना है, जिसमें कि पूरा डिटेल पढ़ना है कि एक अगर सैलिवरी ग्लैंड है तो वो सैलिवरी ग्लैंड कितना अमाउंट ऑफ सलाइवा का सिक्रेशन करता है, कितना अमाउंट ऑफ रिलीज करता है। साथ ही साथ उसका हम परसेंटेज भी आपको बता दिए कि परसेंटेज गैस्ट्रिक ग्लैंड का परसेंटेज क्या है, कि अगर हमारे नेम द गैस्ट्रिक ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड है तो नेम ऑफ डक्ट क्या है, तो अनस्टेंसन डक्ट है। परसेंटेज रिलीज क्या है तो 20 से 30% है। ये आप एक क्लिप बना लीजिए जिसमें से आपको इस बात को याद रहेगा हमेशा कि अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबलिंगुअल से पूछा गया तो नेम द, उसके लिए नेम डक्ट क्या है तो रेवनस है। परसेंटेज रिलीज क्या है तो 5% है। अगर सबमैक्सिलरी सबलिंगुअल से पूछा जाएगा उसके लिए नेम द डक्ट क्या है तो वाटसन डक्ट है। उसका परसेंटेज ऑफ रिलीज क्या है तो 70% है। स्पेशल आप जितने भी ग्लैंड है उन ग्लैंड में आपको इस बात को याद रखना है कि पर डे उसका सिक्रेशन कितना है, पर डे वो कितना रिलीज करता है।
और रिलीज के साथ साथ में हम लोग उसका कंपोजिशन, अगर सलाइवा है तो सलाइवा के अंदर में क्या है, माइलेज है, टाइलिन है। गैस्ट्रिक जूस है तो HCl है। अगर हम पैंक्रेटिक जूस लेते हैं उसमें क्या है। उसी तरह से अगर हम इंटेस्टाइनल जूस लेते हैं तो सकस इंटेरिकस। इन सारे चीज़ों को हम लोग एक क्लिप के रूप में जब बना लेते हैं तो हमको कभी भी अब अगर हमको क्वेश्चन लगाना रहता है तो वहाँ पे मिसिंग नहीं होता है। कि अगर हम लोग को अभी सबसे ज़्यादा नीट के अंदर में जो करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहा है उसमें आपको क्लिप बना के अगर आप रखते हैं सामने टेबल के पास में तो वो आप मिस नहीं कर सकते। तो इन छोटे छोटे ऐसे क्लिप होते हैं जहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, सर्कुलेटरी सिस्टम का, एक्सक्रीटरी का, उसके बाद लोकोमोशन का, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, उसके बाद में आपका हार्मोन का एक सिस्टम है आपका, उसके अंदर में हम लोग ऐसा अगर क्लिप बना लेते हैं तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर में जितने भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका इजी वे से जियोलॉजी का 50% पार्ट को आप कवर कर लीजिएगा इसी सारे क्लिप से बना के। जैसे आप छोटे छोटे क्लिप हम बना के आपको दे रहे हैं, जैसे से आप सर्कुलेटरी सिस्टम का देखिएगा, उसी तरह से आप डाइजेस्टिव सिस्टम का देखिएगा, फिर ब्रीदिंग का देखिएगा, उसके बाद में एक्सक्रीशन का देखिएगा, न्यूरल देखिएगा, कोऑर्डिनेशन कंट्रोल देखिएगा, लोकोमोशन का देखिएगा। इन सारे पे छोटे छोटे क्लिप को आप बना कर रखिएगा जिसके वजह से आपका क्या होगा कि आप आसानी से उस चीज़ को मार सकते हैं क्वेश्चन को। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग देखें कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स में हम लोग ये नीट पॉइंट व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंस पार्ट है। जितने भी हम क्लिप अभी बना रहे हैं, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम का हो, रेस्पिरेटरी का हो, सर्कुलेशन का हो, रेस्पिरेटरी इन द सेंस ऑफ ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, तो ये न्यूरल सिस्टम का हमारा जो पार्ट है उसमें से ये बहुत इम्पोर्टेंस पार्ट है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स का। उसमें से सबसे पहले हम लोग एकदम पूरे अच्छे ढंग से इसको समझेंगे कि होगा क्या। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट कंडीशन में हम लोग 4 स्टेजेस का देखेंगे नर्व इम्पल्स, कैसे हमारे बॉडी के अंदर में किस तरह से नर्व का इम्पल्स होता है, किस तरह से वोल्टेज हमारे बॉडी के अंदर में ट्रांसमिट करता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं रेस्टिंग कंडीशन में, जिसको कि पोलराइज फेज बोलते हैं। तो हम लोग का जनरली में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे जो मेम्ब्रेन है, जो हम लोग जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन है, नर्व का जो न्यूरॉन्स का मेम्ब्रेन सिस्टम है, उसके अंदर में हम लोग जनरली यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग देखते हैं कि जो मेम्ब्रेन के अंदर में जो यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट है उसका जो ट्रांसमिट होता है उसका सिस्टम ये है कि जनरली में हम लोग क्या देखते हैं कि सेल के इंटरनल स्टेज में एक प्रोटीनस सब्सटेंस रहता है, जिसके कारण जो इसका इंटरनल लेयर होता है वो होता है माइनस, जो नेगेटिव फेज में रहता है। हम लोग इसमें क्या देखते हैं कि जब एक रेस्टिंग फेज में जब हमारा नर्व रहता है उस कंडीशन में पोटासियम जो है वो आउटगेटेड होता है, वो हमारा आउटगेटेड होता है। लेकिन वहाँ पे पोटासियम को देखेंगे इनपुट होगा, तो हमारा जो पोटेशियम है वो आउटपुट होता है, लेकिन सोडियम जो होता है इनपुट होता है। जहाँ पे हम लोग स्पेशली इसको बोलते हैं, स्पेशली इसमें इस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए सोडियम पंप चैनल होता है, जिसमें से ATP यूज होता है। इसमें से क्या होता है कि जो इसमें 2 पोटेशियम हर हमेशा अंदर जाता है और 3 सोडियम जो है वो आउट होता है। तो जनरली में हम लोग यहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसमें देखेंगे तो देखेंगे -70 मिली वोल्ट है। और इसके अंदर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर इसका बहुत माइन्यूट क्वेश्चन रहता है कि अगर कोई भी रेस्टिंग कंडीशन के अंदर में नर्व रहे, कोई भी हमारा जो न्यूरॉन्स है वो रेस्टिंग कंडीशन में रहेगा, पोलराइज फेज में रहेगा, तो वहाँ क्या होगा। तो सबसे पहला उसमें ध्यान देना है कि सोडियम, आपको स्टेटमेंट वाइज इसका क्वेश्चन रहता है कि सोडियम क्या होगा, आउटफ्लक्स होगा, जबकि ये जो पोटेशियम है वो आउटफ्लक्स होगा, जबकि सोडियम जो है वो इनफ्लक्स होता है।
जो रेस्टिंग कंडीशन का फेज आता है, जिसमें कि स्टेप बाय स्टेप इसको आप पूरी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब रेस्टिंग कंडीशन में पोलराइज फेज में जब रहता है हमारा नर्व, उस कंडीशन में पोटेशियम जो है वो आउटपुट होता है, जो पोटेशियम है वो आउट गेटेड होता है, जबकि सोडियम जो होता है इन गेटेड होता है। और जो इसका इंटरनल इसका जो स्टेज इंटरनल इसको हम लोग बोलेंगे कि जो फेज होता है वो किस फेज में होता है, माइनस कंडीशन, निगेटिव फेज रहता है। चूँकि यहाँ पे प्रोटीन पाया जाता है, तो चूँकि यहाँ पे क्या रहता है माइनस, ये यहाँ पे पाया जाता है आपको निगेटिव फेज, निगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होता है। और इस कंडीशन में आपको क्वेश्चन पूछाएगा कि रेस्टिंग कंडीशन के अंदर में जो पोलराइज स्टेज होता है उसमें जो नीट में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएगा, उसमें पूछेगा कि वहाँ पे जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो रहता है वो कितना रहता है, जिसमें कि हम लोग देखेंगे -70 मिली वोल्ट रहता है। अब इसमें देखेंगे कि जो यहाँ पे प्लाज्मा जो परमेबल मेम्ब्रेन रहता है उसमें से क्या रहता है, तो मोर रहता है आपका पोटेशियम और लेस रहता है इसका सोडियम। इस चीज़ को हम लोग को भली भांति जानना है कि अगर रेस्टिंग बायोलॉजिकली मल्टीपल टाइम करना आपके लिए ज़रूरी होता है कि मल्टीपल टाइम को उसको ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो रेस्टिंग कंडीशन में पोलराइज फेज में जो हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल रहता है वो -70 मिली वोल्ट रहता है। दूसरा आता है कि इसका जो मेम्ब्रेन जो परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन रहता है उसमें क्या रहता है कि मोर अमाउंट में पोटेशियम होता है, लेस अमाउंट में क्या होता है, सोडियम होता है। अब हम लोग इसका पहला स्टेज देखेंगे जिसको कि हमको रेस्टिंग कंडीशन में पूछा जाएगा या तो पोलराइज फेज में पूछा जाएगा। तो नॉर्मली हमारे नर्व के अंदर में ऐसा ही होता है। उसके बाद में हम लोग आते हैं सेकंड फेज में। अगर कोई स्टिमुलाई दिए नर्व के अंदर में, कोई भी हम लोग स्टिमुलाई दिए, उसको हम लोग एक्शन कंडीशन में पढ़ते हैं। उसमें क्या होता है कि जब हम लोग इसका कोई स्टिमुलाई दिए तो सोडियम इनफ्लक्स होने लगता है। सोडियम का क्या होगा, इनफ्लक्स होगा। जब सोडियम अत्यधिक इंटरनल मेम्ब्रेन में ज़्यादा डिपॉजिट होगा तो क्या होगा, आउटफ्लक्स जो होगा इसका आउट मेम्ब्रेन में क्या होगा कि जो माइनस चार्ज है वो ज़्यादा डेवलप करा है, निगेटिविटी जो है जो आउटर लेयर होता है उसमें ज़्यादा डेवलप करता है। जबकि हम लोग यहाँ पे क्या देखे थे कि रेस्टिंग कंडीशन में जो पोलराइज फेज था उसमें क्या था, इंटरनल मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर में निगेटिव ज़्यादा था, जबकि निगेटिव आयन ज़्यादा था। जबकि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इस मेम्ब्रेन में जो आउट में है उसमें से निगेटिव जाता है। चूँकि एक्शन पोटेंशियल में क्या होगा, सोडियम इनफ्लक्स होने लगता है, जबकि यहाँ भी सोडियम इनफ्लक्स हो रहा था लेकिन यहाँ मोर अमाउंट में सोडियम इनफ्लक्स होने लगता है। तब यहाँ पे क्या होगा कि तब मेम्ब्रेन का वहाँ पे हम लोग जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल देखते हैं, जैसे आप मेम्ब्रेन का पोटेंशियल यहाँ क्या देखें 70 मिली वोल्ट था, लेकिन यहाँ पे 30 मिली वोल्ट होता है, क्योंकि 70 से फिर नीचे 70 से नीचे जाता है, फिर 0 +1 +2 +3 +4 इस तरह से बढ़ते +30 मिली वोल्ट तक पहुँचता है, जहाँ पे एक्शन कंडीशन में जहाँ पे हम लोग पोलराइज स्टेज में पढ़ रहे थे ये। अब आते हैं हम लोग डिपोलराइज स्टेज में, जिसमें से क्या होगा, सोडियम इंटरनल मेम्ब्रेन में ज़्यादा होगा जबकि निगेटिव आयन आउटर सरफेस में ज़्यादा होगा। इसके अंदर में क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई एक्शन कंडीशन डेवलप करे, डिपोलराइज स्टेज में नर्व हो तो क्या होगा, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल वहाँ पे +30 मिली वोल्ट होता है। इस चीज़ को भली भांति याद रखिएगा। माइनस यहाँ पे जो पोलराइज फेज में था -70 मिली वोल्ट है, लेकिन जब हम पोलराइज स्टेज में देखते जहाँ पे हम लोग एक्शन डिपोलराइज स्टेज में देखते हैं वहाँ पे आपका 30 मिली वोल्ट है। अब हम लोग यहाँ पे देखे थे, दोनों में हम लोग देखते हैं कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल यहाँ में जो मेम्ब्रेन परमिलिटी क्या है, तो जो यहाँ पे मेम्ब्रेन परमिलिटी जो परमिलिटी पढ़ते हैं उसमें से देखते हैं सीधा इसका उल्टा होता है। यहाँ पे देखिएगा मोर पोटेशियम है, यहाँ पे मोर सोडियम है। यहाँ पे आप देख रहे हैं लेस सोडियम है, यहाँ पे लेस पोटेशियम है। तो पोलराइज और डिपोलराइज स्टेज में हम लोग इस चीज़ को भली भांति याद रखेंगे कि क्या होगा, जिसमें से हम लोग को हर हमेशा याद रखना है ऑलवेज कि जो रेस्टिंग फेज में रहता है उसके अंदर में जो नर्व का कंडक्शन होता है उसमें क्या होता है कि सोडियम आउटर में ज़्यादा रहता है,
जबकि पोटेशियम जबकि हम लोग क्या देखते हैं कि इस कंडीशन में क्या होता है कि पोटेशियम ज़्यादा इन्फ्लक्स होता है और बाहर, जबकि सोडियम जो होता है इंटरनल ज़्यादा होता है। दूसरे कंडीशन में हम लोग ये देखते हैं यहाँ पे एक्शन पोटेशियम सोडियम ज़्यादा आता है, जबकि यहाँ पे देखे होंगे कि सोडियम का इन्फ्लक्स ज़्यादा हो रहा है इन द कंपेरिजन ऑफ पोलराइज फेज पे। तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम अत्यधिक होगा। तो आपको जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन रहेगा उसमें ये पूछा जाएगा इन विच स्टेज ऑफ डिपोलाइजेशन, इसमें से क्या होगा, आपको देगा कि उसमें से सोडियम ज़्यादा रहेगा, मतलब इनफ्लक्स में, आउटसाइड में सोडियम ज़्यादा रहेगा, या पोटेशियम इनसाइड में ज़्यादा रहेगा। दूसरा आपको पूछेगा कि इसका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसमें से पॉजिटिव चार्ज इंटरनल ज़्यादा होगा या आउट ज़्यादा होगा। ये चीज़ को हम लोग को बहुत बारीकी ढंग से आपको नीट पॉइंट व्यू से जानकारी रखना जरूरी है, क्योंकि इन सारे चीज़ों से हम लोग फंसाने का कोशिश करता है स्टेटमेंट वाइज में, कि अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो तो स्टेप बाय स्टेप आप कहीं भी इस चीज़ को फंस जाइएगा। दूसरा आता है, तीसरा इसका स्टेज आता है रिपोलराइजेशन स्टेज। रिपोलराइजेशन स्टेज में क्या देखते हैं हम लोग, रिपोलराइजेशन स्टेज को समझने के लिए आप रेस्टिंग पोटेंशियल को समझ लीजिए भली भांति। तो रिपोलराइजेशन स्टेज में क्या करते हैं, पुनः जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पोटेशियम बाहर जा रहा है, तो इस रिपोलराइजेशन स्टेज में क्या होगा, आप कंडीशन इसमें क्या डेवलप करता है कि रिपोलराइजेशन स्टेज में क्या होगा, सोडियम बाहर जा रहा है, सोडियम बाहर जा रहा है। सोडियम बाहर जाने की वजह से क्या होगा, सोडियम बाहर जा रहा है, तो बाहर जाने की वजह से क्या होगा कि आप देखते होंगे कि यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारा ऐसा कंडीशन डेवलप कर जाता है, जिसमें से देखिएगा रिपोलराइजेशन स्टेज में क्या होगा, जो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी इसमें क्या होगा कि यहाँ पे पोटेशियम का ज़्यादा हो जाएगा। आप देख रहे होंगे पोटेशियम का क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे। तो पोटेशियम का आपको ज़्यादा हो जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा कि पोटेशियम का अत्यधिक होने के वजह से और सोडियम का कम हो जाएगा। तो जो हम लोग रिपोलराइजेशन स्टेज पढ़ते हैं उसमें से आपको रेस्टिंग फेज सबसे इम्पोर्टेंस है, जहाँ पे देखते होंगे कि रिपोलराइजेशन स्टेज में क्या होगा कि आपका परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन जो -70 मिलीवोल्ट है इसमें भी वही रहेगा। दूसरा इसका फेज आता है कि जो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी क्या है, मोर यहाँ पे आपका पोटेशियम है, यहाँ पे भी मोर पोटेशियम है, लेस सोडियम है तो लेस सोडियम है। तो हम लोग जो रिपोलराइजेशन स्टेज में पढ़ते हैं इसको हम बोल सकते हैं कि इट इज़ द, मतलब इसको बोल सकते हैं ये इसका ही एक स्टेज है, जिसमें कि आप या तो रेस्टिंग कंडीशन बोलिए या तो रिपोलराइजेशन स्टेज बोलिए, जिसमें से क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे थे, एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया। एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने पर यहाँ पे जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो गया वो 30 मिलीवोल्ट हो गया। जो यहाँ पे परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन जो है उसमें सोडियम ज़्यादा हो गया, पोटेशियम कम हो गया। अब आता है कि जब हम लोग रेस्टिंग कंडीशन में जो पोलराइज फेज में देखेंगे, उसके बाद में हम जब एक्शन पोटेंशियल आते हैं जहाँ डिपोलराइज फेज बोलते हैं, उसके बाद में पुनः हम लोग आते हैं रिपोलराइजेशन स्टेज में, जहाँ की पोलराइजेशन फेज था, जहाँ पे डिपोलराइजेशन हुआ और फिर पुनः रिपोलराइजेशन हो गया। अब आता है फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। जो चौथा स्टेज में पढ़ा जाता है जहाँ पे हम लोग पूछते हैं हाइपर पोलराइजेशन। तो चूँकि हाइपर पोलराइजेशन के कंडीशन में कभी कभी ऐसा होता है ड्यू टू लेट द क्लोजिंग ऑफ सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। तो हाइपर पोलराइजेशन में कभी कभी ऐसा होता है, किसी कंडीशन में आप मेडिकल कॉलेज का बहुत सारा पैथोलॉजिस्ट का पढ़िएगा, जहाँ पे क्या होता है ड्यू टू द लेट क्लोजिंग ऑफ ये आपका पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, जिसमें से क्या होता है कि यहाँ पे आपका देख रहे हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट था, लेकिन यहाँ पे चला जाता है जहाँ पे 90 मिलीवोल्ट चला जाता है हाइपरपोलराइजेशन कंडीशन में। उस कंडीशन में क्या होता है कि मेम्ब्रेन यहाँ पर क्या होता है कि पोटेशियम बहुत ज़्यादा हो जाता है और सोडियम वहाँ पे बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारा चीज़, इसका पैथोलॉजी आप सेकेंड ईयर मेडिकल कॉलेज में पढ़िएगा कि हाइपर पोलराइजेशन की वजह से हमारे बॉडी के अंदर में बहुत सारा चीज़ डैमेज करता है। जहाँ सोडियम गिर जाता है, आप बहुत सारा डिहाइड्रेशन के कंडीशन में सोडियम देखिए गिर जाएगा, जहाँ पे हम लोग इमरजेंसी ट्रीटमेंट
करने का और आईसीयू का वहाँ पे ज़रूरत होता है जहाँ पे हाइपरपोलाइजेशन का केस हो जाता है। तो ये सारा चीज़ जितना है जिसमें कि हम लोग कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स पढ़ते हैं, ये आपका सबसे ज़्यादा स्टेटमेंट वाइज इसका क्वेश्चन रहता है। जो स्टेटमेंट वाइज और जो स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को अगर याद नहीं कर लिए हैं तो वो मिस कर जाएंगे, क्योंकि अगर आपसे पूछ देगा कि पोलराइजेशन फेज में क्या होगा, जहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होगा, मेम्ब्रेन परमिटिबिलिटी क्या होगा। सेकेंड आता है कि अगर एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पोटेशियम कितना होगा, सोडियम कितना होगा। यहाँ पे आपका एक पंप सोडियम, जिसको कि सोडियम Na पंप बोला जाता है, जहाँ पे आप देखे होंगे कि इसमें क्या होता है कि पोटेशियम आपका जो पोटेशियम इनफ्लक्स होता है और सोडियम 3 सोडियम आउटफ्लक्स होता है। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग इसमें अच्छे ढंग से जानने का कोशिश करेंगे। तो ये हम लोग को कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स में इन सारे चीज़ों को अच्छी ढंग से समझना है कि हमको क्या है, और रेस्टिंग पोटेंशियल में क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल में क्या होगा, रिपोलराइजेशन क्या है, हाइपरपोलराइजेशन क्या है। इससे हमारे बॉडी के अंदर में बहुत सारा ऐसा चीज़ जनरेट होता है। चूँकि आपका नीट के अंदर में क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इसका पैथोलॉजी तो पूछा जाता नहीं, और फिजियोलॉजी पूछा जाता है। तो फिजियोलॉजी में इन सारे चीज़ों को इंक्लूड करके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को आप ज़्यादा डील कर सकते हैं। तो ये कंडक्शन ऑफ नर्व आपका स्पेशल टॉपिक है एनसीईआरटी के अंदर में, जो कि आपको एक आपका स्टेप बाय स्टेप हम बता दिए। जबकि आप एनसीईआरटी में पढ़िएगा तो उसका कंप्लीटली सारे चीज़ को दिया हुआ है। तो कंडक्शन ऑफ नर्व रखते हैं आज। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग देखेंगे डबल सर्कुलेशन इन वुमेन। तो इसमें हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि वुमेन के अंदर में डबल सर्कुलेशन होता कैसे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ये जानेंगे कि वुमेन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट का स्ट्रक्चर जनरली में तो ऐसा हार्ट का स्ट्रक्चर होता नहीं है, लेकिन चूँकि हम लोग इमेजिनरी इसको जानने के पॉइंट व्यू से हम लोग सबसे पहले इसका एक सेक्शन लेते हैं, और उस सेक्शन के दौरान ही उसके बेसिस पे हम लोग हार्ट का स्ट्रक्चर को जानने का कोशिश करते हैं। अभी हम लोग डबल सर्कुलेशन वुमेन का सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले जानेंगे कि हमारा जो हार्ट है, जनरली में आप इवोल्यूशन पॉइंट व्यू से देखिएगा तो हम लोग के जो वुमेन है उसके अंदर में 4 चेम्बर है हार्ट का, जिसमें से राइट एट्रियम इसको हम लोग बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल बोलते हैं, लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। तो इसके अंदर में होता क्या है, तो सबसे पहले ये जानना है कि हमारे बॉडी का जितने भी हम लोग ये जानते हैं कि हमारे हार्ट के अंदर में ये होता है, हमारे हार्ट के अंदर में कि हम लोग ये जानने का कोशिश करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर में ब्लड का सर्कुलेशन किस आधार में होता है और किस पॉइंट व्यू से होता है, जो हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारे जो राइट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम, सबसे बड़ा बात ये है कि राइट एट्रियम में हमारा जितने भी अपर पार्ट का इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर इन द सेंस ऑफ अपर पार्ट में, जैसे आपका हेड हो गया, नेक हो गया, ये जितने पार्ट का इम्प्योर ब्लड है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में आता है। और जब हेड रीजन का, नेक रीजन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में आता है, और जितने हेड रीजन से नीचे का पार्ट है, जैसे हो गया स्टोमेक, उसके बाद में हो गया एब्डोमेन, उसके बाद में जितने लोअर पार्ट है हमारे बॉडी का, इन द सेंस ऑफ कि हेड और नेक को छोड़ के जितने भी नीचे पार्ट में जो भी पार्ट है, उसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वेना कावा के द्वारा राइट एट्रियम में आता है। चूंकि हम लोग इसको जानने का कोशिश करेंगे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किस तरह से पहले हार्ट के किस पार्ट में आता है,
तो सुपीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इंफीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है। और चूंकि इंफीरियर वेना कावा का जो यहाँ भाग खुलता है इसको हम लोग एस्टिचियन भाग बोलते हैं। और राइट आर्टियम से इम्प्योर ब्लड इन द सेंस ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो आपके ट्राइकास्पिड भाल्व के द्वारा, ये ट्राइकास्पिड भाल्व का जब हमारा हार्ट हर हमेशा एक आरटीएम कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, आरटी का रिलैक्सेशन। तो हम लोग जब देखते हैं कि सुपीरियर वेना कावा से इंफीरियर वेना कावा से एट्रिशियन भाल्व के द्वारा राइट एट्रियम से जब हमारा हार्ट का एट्रियम कॉन्स्ट्रिक्ट करता है तो यहाँ का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्राइकास्पिड भाल्व से राइट एट्रियम में आ जाता है। और इस राइट एट्रियम से हम लोग क्या देखते हैं कि जब राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो फिर राइट एट्रियम से हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका पल्मोनरी ट्रंक है, जिसको कि हम लोग पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा हमारा जो ब्लड है वो लंग्स में चला जाता है। ये कहाँ आ जाता है? ये लंग्स में ये आ जाता है, सॉरी हम लोग देखेंगे लंग्स, तो लंग्स के अंदर में आ जाता है। तो इस पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जब लंग्स में आ जाता है इम्प्योर ब्लड, तो ये इम्प्योर ब्लड पुनः यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स के अंदर में ऑक्सीजनेटेड होता है। और ऑक्सीजनेटेड होने के बाद में यहाँ से ये ब्लड जो है प्योर हो जाता है, इन द सेंस ऑफ कि वो अभी तक डीऑक्सीजनेटेड था, अब वो ऑक्सीजनेटेड होके इन द प्रेजेंस ऑफ लंग्स, चूंकि लंग्स के अंदर में जो एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। चूंकि इसको पूरे डिटेल हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इस बात को जानेंगे कि जो इम्प्योर ब्लड है इन द सेंस ऑफ कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में प्रेजेंस होके या ऑक्सीजनेटेड होके पुनः पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है ये कि हमारे बॉडी के अंदर में जितने भी आर्टरी हैं वो प्योर ब्लड को ट्रांसमिट करते हैं, प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब प्योर ब्लड इन द सेंस ऑफ कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक्सेप्ट यहाँ क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी है एक ऐसा आर्टरी है जो हमारे बॉडी के अंदर में पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसा आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। और पल्मोनरी वेन हमारे बॉडी के जितने भी वेन है वो इम्प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन पल्मोनरी वेन एक एक्सेप्शन है जो कि तो एक इम्पोर्टेंस पॉइंट व्यू से आपके लिए है कि ये जो है आपको ये जो पल्मोनरी वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसमिट करता है। तो हम लोग पूरे तरह से देखने की फिर कोशिश करेंगे कि सबसे पहला ये है कि सुपीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इंफीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आया और राइट एट्रियम कॉन्स्ट्रिक्ट करने के बाद में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्राइकास्पिड भाल्व के द्वारा राइट वेंट्रिकल में आया और यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में गया। लंग्स में जाने के बाद में ये ऑक्सीजनेटेड हुआ, ऑक्सीजनेटेड होने के बाद में फिर पुनः ये पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट आर्टरियम में आ गया। लेफ्ट आर्टरियम से पुनः ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकास्पिड भाल्व। ये ट्राइकास्पिड भाल्व, सॉरी ये बाइकास्पिड भाल्व जिसको बोलते हैं, दूसरा नाम इसका मैटरनल भाल्व है। तो लेफ्ट आर्टरियम से प्योर ब्लड मैटरनल, ये लेफ्ट आर्टरियम से जो प्योर ब्लड है वो बाइकास्पिड और मैटरनल भाल्व से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर जो है सेमिनल भाल्व, दोनों में सेमिनल भाल्व लगा रहता है, जहाँ पर आप देखे होंगे कि ये पल्मोनरी वेन का भी सेमिनल भाल्व है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से
जो प्योर ब्लड है वो भी सेलुलर भाल्व के द्वारा आर्च ऑफ एओर्टा में आ जाता है। यही आर्च ऑफ एओर्टा में प्योर ब्लड आ जाता है, जो कि आप मेडिकल कॉलेज में पढ़िएगा, हम लोग पढ़े इसमें, यहाँ तक में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। बाकी आपको मेडिकल कॉलेज में डिटेल पढ़ना है कि जो आर्च ऑफ एओर्टा है, ये आर्च ऑफ एओर्टा दो भाग में बढ़ जाता है। ये आर्च ऑफ एओर्टा दो भागों में बढ़ता है, राइट क्लेविकुलर आर्टरी, लेफ्ट क्लेविकुलर आर्टरी। तो आगे जाके यहाँ पे आप मेडिकल कॉलेज में पढ़िएगा कि राइट ये आर्च ऑफ एओर्टा के द्वारा इसके बाद में ब्लड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है हमारे बॉडी, ये हम लोग मेडिकल कॉलेज में पढ़े, वो अलग से आपका एक अलग सर्कुलेशन पढ़ना है। तो सबसे पहला हम लोग इसमें ब्लड सर्कुलेशन में देखें कि जब डीऑक्सीडेंटेड ब्लड राइट एट्रियम में आया ट्राइकास्पिड वाल्व के द्वारा, ये राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल के बाद में आपको सेलुलर भाल्व के द्वारा आर्च ये जो है पल्मोनरी आर्टरी में चला गया, पल्मोनरी आर्टरी में जाने के बाद में लंग्स में ये प्योर हुआ, प्योर होने के बाद में पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट आर्टियम में आया, लेफ्ट आर्टियम में बाइकास्पिड वाल्व के द्वारा या मैटरनल वाल्व के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में है, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद में पुनः फिर जो है आर्च ऑफ एओर्टा के द्वारा ये हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसमिट किया। ये तो इसका एक अलग सर्कुलेशन हो गया, लेकिन हम लोग को जानना है कि ये तो उस सारे चीज़ों को हम लोग जानने की कोशिश किए कि हमारे बॉडी के जितने इम्प्योर ब्लड हैं, चाहे अपर लिम्ब का हो या लोअर लिम्ब का हो, ये अपर पार्ट का हो या तो लोअर पार्ट का हो, जहाँ पे हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि ये इम्प्योर ब्लड हमारे बॉडी का तो ये प्योर हो गया, लेकिन दूसरा पार्ट हम लोग देखेंगे हार्ट का इम्प्योर ब्लड को प्योर कैसे करता है। तो उसके लिए है कोरोनरी साइनस। हमारे हार्ट का जितने भी डीऑक्सीडेंटेड ब्लड है वो कोरोनरी साइनस के द्वारा पुनः राइट एट्रियम में आ जाता है, और राइट एट्रियम के बाद पुनः जिस तरह से सुपीरियर वेना कावा से इंफीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में इम्प्योर ब्लड हमारे पूरे बॉडी का आया, उसी तरह से हार्ट का इम्प्योर ब्लड जो होगा वो कोरोनरी साइनस से राइट आर्टियम में आएगा, और राइट एट्रियम में आने के बाद में पुनः फिर ट्राइकास्पिड वाल्व के द्वारा राइट वेंट्रिकल में आया। और जो जनरल सर्कुलेशन जिस तरह से इम्प्योर ब्लड का हो रहा था सुपीरियर वेना का इंफीरियर, उसी तरह से इसका होगा। दूसरी बात इसमें और सारा आता है, क्वेश्चन आपको पूछता है कि यहाँ पे स्पेशल एक मसल पाया जाता है जो कि वाल्व को कभी भी राइट एट्रियम से जो इम्प्योर ब्लड है प्योर ब्लड है और लेफ्ट वेंट्रिकल से कभी भी राइट एट्रियम में रिगर्गिटेशन नहीं हो, इसके लिए यहाँ पे स्पेशल आपको कोरोनरी टेंडनी एक कोलेजन फाइबर का एक उसको स्ट्रेंथ देने के लिए एक यहाँ पे स्ट्रेंथ प्रदान करने के लिए एक स्पेशल एक स्ट्रक्चर होता है कोलेजन फाइबर का, जो कि एक जितने भी वाल्व हैं उस वाल्व को वो एक स्ट्रेंथ प्रदान करने का काम करता है ताकि रिगर्गिटेशन ना हो और लेफ्ट वेंट्रिकल का प्योर ब्लड है वो लेफ्ट आर्टियम में ना ट्रांसमिट कर जाए। साथ ही साथ इसको सपोर्ट करने के लिए एक पेपिलरी मसल रहता है जो दो भागों में बटा रहता है, आगे आप जानिएगा। ये पेपिलरी मसल जो होता है, ये पेपिलरी मसल ये स्पेशल ये मस्कुलर स्ट्रक्चर रहता है जो कि कोरोनरी टेंडनी को कोलेजन फाइबर को स्ट्रेंथ देने का मतलब एक ये करता है। तो ये दो तीन पॉइंट हम लोग को बहुत जानना जरूरी है नीट पॉइंट व्यू से, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट आर्टियम राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है उस वाल्व का क्या नाम है, तो ट्राइकास्पिड वाल्व, इसको हर हमेशा ध्यान देना है। उसी तरह से लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व होता है, तो इसको बाइकास्पिड वाल्व बोलते हैं, या दूसरा इसका नाम मैटरनल वाल्व भी है। तो ऑल अबाउट ये डबल सर्कुलेशन हम लोग जानने का ये कोशिश करते हैं इसमें ह्यूमन स्पेशली सिस्टम में। और जिस चीज़ को हम लोग अभी जान रहे हैं नीट पॉइंट व्यू से, इतने जितना आपको सिलेबस में आपके नीट पॉइंट व्यू से है उन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ बता दिया, लेकिन इसका डिटेल स्ट्रक्चर बहुत सारा स्ट्रक्चर है जो कि आप एक बार इसका डिटेल स्ट्रक्चर को एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, जहाँ पे बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। लेकिन मेनली आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंस बात है, क्वेश्चन देख लीजिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपका जो यहाँ पे स्ट्रेंथ जो लेफ्ट आर्टियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में स्ट्रेंथ जो एक स्ट्रक्चर देता है, एक स्ट्रेंथ देता है, एक फिक्स
स्ट्रक्चर रखने का काम करता है उसको क्या बोलते हैं। तो कोर्डेन टेंडनी एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, ये कॉर्डस टेंडनी, जो कि हमारा सपोर्ट करने का काम करता है, स्पेशली साथ साथ में इसका सपोर्टिंग का काम करता है पेपिलरी मसल। तो इस चीज़ को हम लोग एक अच्छे ढंग से देखेंगे कि हमारे ये इम्पोर्टेंट चीज़। साथ ही साथ इसमें और हम लोग ये देखेंगे कि इसका पूरा स्ट्रक्चर जो फिर से हम एक बार आपको समझा देते हैं आप लोगों को कि सुपीरियर वेना कावा से इंफीरियर वेना कावा से जो इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और साथ ही साथ कोरोनरी साइनस का जो इम्प्योर ब्लड है वो राइट एट्रियम में आता है। पुनः इसको कॉन्स्ट्रिक्शन करने के बाद राइट आर्टियम से ट्राइकासिड भाल्व के द्वारा राइट वेंट्रिकल में आता है, और राइट वेंट्रिकल से पुनः ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा पुनः चला जाता है लंग्स में। लंग्स में ऑक्सीजेटेड होने के बाद में यह पुनः पल्मोनरी वेन के द्वारा ये आता है लेफ्ट आर्टियम। लेफ्ट आर्टियम से पुनः कॉन्स्ट्रिक्शन जब करता है हार्ट, तो बाइकास्पिड या तो मैटरनल भाल्व के द्वारा आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से यह पुनः जो है आर्च ऑफ एओर्टा के द्वारा पूरे बॉडी में ट्रांसमिट करता है। जो आपको मैं यहाँ पे बताया कि आर्च ऑफ एओर्टा से दो भागों में हमारे बॉडी के अंदर में प्योर ब्लड सप्लाई होता है, एक राइट क्लेविकुलर आर्टरी और एक होता है लेफ्ट क्लेविकुलर आर्टरी। चूँकि आप आगे जाके पढ़िएगा इसका पूरा डिटेल स्ट्रक्चर, जो कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ेंगे। तो थैंक यू, आज इतना ही हम लोग पढ़ेंगे।